नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात मिली है। आपको बता दें कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए बनेगा कोविड अस्पताल। बड़हलगंज का राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल बनेगा कोविड हॉस्पिटल। एक बार आपको फिर से बता दें कि राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल बनेगा कोविड हॉस्पिटल। बड़हलगंज में जल्द शुरू होगा 100 बेड का लेवल 3 का कोविड अस्पताल। बड़हलगंज के 100 आईसीयू बेड में से 75 बेड वेंटिलेटर के होंगे। कोविड अस्पताल में 25 बाईपैक ऑक्सीजन सुविधा भी युक्त होंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वीवीएस स्पोर्ट्स कॉलेज में 100 बेड का लेवल 2 बेड का कोविड अस्पताल निर्माण किया जाएगा। स्पोर्ट्स कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में 100 बेड, यानी लगातार जो कोशिशें हो रही है गोरखपुर की जनता के लिए, ये एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि एक बार हम विस्तार से फिर से बता देते हैं आपको कि बड़हलगंज के 100 आईसीयू बेड में से 75 बेड वेंटिलेटर होंगे। वहीं कोविड अस्पताल में 25 बाईपैक ऑक्सीजन सुविधा युक्त होंगे। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भी 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं वीवीएस स्पोर्ट्स कॉलेज में 100 बेड का लेवल 2 बेड का अस्पताल बनाने की मंजूरी दी गई है। वहीं स्पोर्ट्स कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में 100 बेड का L2 लेवल का अस्पताल बनेगा। तो गोरखपुर के लिए ये नया प्लान है। एक बार आपको फिर से बता दें, कोविड को लेकर लगातार कोशिश हो रही है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं और कोरोना संक्रमण को हराने के लिए, और इसी कोरोना संक्रमण को हराने के कवायद में एक नई कोशिश गोरखपुर को लेकर, गोरखपुर को एक के बाद एक सौगात मिली है। और आपको बता दें कि वहाँ पर बड़हलगंज में जल्द शुरू होगा 100 बेड का लेवल 3 का कोविड अस्पताल और 100 आईसीयू बेड में 75 बेड वेंटिलेटर के होंगे। वहीं 25 बाईपैक ऑक्सीजन सुविधा युक्त भी होंगे कोविड अस्पताल में। वहीं बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए तो 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि और भी उसमें 50 बेड बढ़ाए जाएंगे। वहीं वीवीएस स्पोर्ट्स कॉलेज में 100 बेड के लेवल 2 का अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वहीं स्पोर्ट्स कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में भी 100 बेड का निर्माण किया जाएगा। और इसके वाजपेयी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। इसके वाजपेयी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? गोरखपुर के अलावा और भी कई जिलों को लेकर आज कुछ समीक्षा की गई है, बैठक भी हुई है और बातें भी हुई है, क्या इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जहां मरीजों को बेड मिले, ऑक्सीजन की सुविधा मिले, साथ ही साथ जो रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन है वो मिले, जो प्रोटोकॉल के तहत दवाइयां केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तय की हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो जारी की गई है वो भी सभी मरीजों को मिले, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बरेली और मुरादाबाद के दौरे पर थे। स्थलीय निरीक्षण पर गए, लोगों के जो होम क्वारंटीन में लोग थे उनसे भी मिले, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने बातचीत की और उनसे जो स्थलीय स्तर पर जो स्थिति थी वो भी जाना और स्वयं भी चीजों को देखा, यहां तक कि मरीजों से भी बात की। वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो लगातार ये शिकायतें थी कि गोरखपुर में मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड्स की संख्या में दिक्कत आ रही है, कम है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 100 बेड जो बड़हलगंज होम्योपैथिक चिकित्सालय है, जो कि राजकीय चिकित्सालय है, उसको देने की घोषणा कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 100 बेड पर वेंटिलेटर की सुविधा होगी, उसके अलावा 50 बेड ऑक्सीजन के होंगे, उसके अलावा 25 बाईपैक ऑक्सीजन बेड होंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गोरखपुर में यह विशेष व्यवस्था की जा रही है। उसके अलावा जो मेन बीआरडी मेडिकल कॉलेज है उसमें भी 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए। उसके अलावा स्पोर्ट कॉलेज में भी 100 बेड बढ़ाए जाएंगे और 100 बेड्स की व्यवस्था वहां मरीजों के लिए होगी, जिसमें सभी पर ऑक्सीजन व्यवस्था रहेगी और कोविड लेवल 2 के ये हॉस्पिटल्स होंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार वो प्रयास किए जा रहे हैं जिससे मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा सके और साथ ही साथ जो बेहतर इलाज पॉसिबल है, चाहे वो ऑक्सीजन हो या रेमडेसिविर जैसा इंजेक्शन हो या बाकी की जो प्रोटोकॉल के तहत दवाइयां हैं जो मरीजों के लिए जरूरी हैं, वो उनको उपलब्ध कराने की बात हो, तो ये उनको दिलाने के लिए ये बड़ा निर्देश गोरखपुर के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्य जिलों की बात करेंगे तो चाहे वो लखनऊ हो जहां सबसे ज्यादा संक्रमण था, या फिर वाराणसी हो, प्रयागराज हो, कानपुर हो, गोरखपुर हो, मेरठ हो, इन जिलों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर बेहतर व्यवस्था हो, क्योंकि ज्यादा संक्रमित इन जिलों से निकले हैं। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं न कहीं ये निर्देश संबंधित जिले के अधिकारियों को जारी कर दिया गया है और गोरखपुर में इन स्थितियों पर काम भी शुरू हो चुका है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं। जी
जी, आप बने रहे हमारे साथ। तो कोशिशें लगातार हो रही है और उन जिलों में जो सबसे ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं मरीज, वहाँ भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कोरोना केस मौत के मामले में बेहतर स्थिति में यूपी, 24 करोड़ की आबादी के बावजूद यूपी की स्थिति बेहतर है। कोरोना केस मौत के मामले में देश में 14वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। पौने 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 15 गुना ज़्यादा मौत हो रही है। वहीं सीएम योगी के बेहतर प्रबंधन, सख्ती का असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और मौतों की जो संख्या है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तर प्रदेश उसमें बिल्कुल ही कम है, यानी कि 14वें स्थान पर है। और ये इसलिए संभव है क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं इलाज को लेकर, बेहतर प्रबंधन को लेकर, सख्ती को लेकर। और एस के वाजपेयी जो लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, एस के वाजपेयी, ये जो रिपोर्ट है वो राहत देने वाली रिपोर्ट है। निश्चित तौर पर अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो हमें चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है, जबकि आबादी इससे कहीं ज्यादा है। और अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो सिर्फ 2 करोड़ की आबादी है। प्रति मिलियन अगर हम देखेंगे तो 29,000 से ज्यादा वहां पर संक्रमित है और 328 से ज्यादा प्रति मिलियन पर डेथ रिकॉर्ड की गई है, जो कि सरकारी आंकड़ा है। तो निश्चित है वो आंकड़े बहुत बताते हैं कि किस तरीके से संक्रमण दिल्ली जैसे प्रदेश में जो सिर्फ 2 करोड़ आबादी का प्रदेश है वहां पर फैली। अगर हम उत्तर प्रदेश के सिनेरियो को देखेंगे तो अब तक 4 करोड़ 23 लाख जो टेस्ट हैं पूरे उत्तर प्रदेश भर में किए जा चुके हैं। 12 लाख से ज्यादा लोग अब तक स्वस्थ होकर विभिन्न अस्पतालों से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 2,45,000 लोग हालांकि हॉस्पिटल में भी भर्ती हैं, लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। और हम अगर इन सारी चीजों को देखेंगे तो जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में आबादी है और जिस अनुपात में उत्तर प्रदेश में टेस्ट किए गए, कहीं ना कहीं वो यह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो शक्ति है, जो प्रयास हैं और जो कोशिशें की गई हैं, चाहे वो नाइट कर्फ्यू की बात करें या उसके अलावा आप कोरोना कर्फ्यू की बात करें, ये जो भी कदम उठाए गए हैं या बड़े पैमाने पर टेस्टिंग और उसके बाद वैक्सीनेशन, इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास कहीं ना कहीं रंग ला रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश, जिसमें रिकवरी रेट तेजी के साथ बढ़ा है। अगर हम मौत के आंकड़े की बात करेंगे तो 12 लाख लोगों को डिस्चार्ज होने के बाद करीब 15,000 लोगों की मौत है, जो कि पिछले 1 साल का आंकड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़े आबादी के प्रदेश होने के बावजूद देश के विभिन्न प्रदेशों में जो मृत्यु दर है उससे पीछे है। साथ ही साथ रिकवरी रेट में आगे है, चाहे वो वैक्सीनेशन हो उसमें भी आगे है, और साथ ही साथ में जो बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों के जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही बेहतर तरीके से किए जा रहे हैं। हर अस्पताल में मुख्यमंत्री खुद ही नजर रख रहे हैं और रोज समीक्षा बैठक भी हो रही है। तो यूपी में बढ़ाई गई ऑक्सीजन की सप्लाई, आपको बता दें कि ऑक्सीजन को लेकर जो लगातार शिकायतें मिल रही थी वो ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी गई है। 24 घंटे में 994 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई है। एयर सेपरेटर्स यूनिट से 78.46 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। गृह विभाग ने बने कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी की जा रही है। ऑक्सीजन सप्लाई की 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर लगातार आपूर्ति बढ़ रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर जिस तरीके से कई अस्पतालों से शिकायतें मिल रही थी वो अब शिकायतें नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो 24 घंटे में 994 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। इसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। इसके वाजपेयी, कई अस्पतालों से लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी, शिकायतें भी मिल रही थी और कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन के बिना कई मरीजों ने दम भी तोड़ दिया है। लेकिन लगता है कि धीरे धीरे स्थिति बेहतर हो रही है। बिल्कुल निश्चित है। अगर आप पिछले 1 सप्ताह का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो ज्यादातर हॉस्पिटल से कहीं भी ऐसी शिकायत नहीं आ रही है जहां पर ऑक्सीजन की कमी को लेकर हंगामा हुआ हो या ऑक्सीजन की कमी को लेकर मरीज को इलाज न मिल पाया हो। क्योंकि लगातार हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 994 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के विभिन्न हॉस्पिटल्स में, जो खास तौर पर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स थे, उसमें उपलब्ध कराई गई है। 78 मीट्रिक टन जो अन्य, चाहे वो ऑक्सीजन सेपरेटर्स हो या उसके अलावा जो ऑक्सीजन के लिए अन्य जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके तहत ये ऑक्सीजन विभिन्न अस्पतालों को उपलब्ध कराई गई है, चाहे वो जिला अस्पताल हो या बाकी के डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स जो बनाए गए हैं अस्थायी तौर पर। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ऑक्सीजन और बाकी की जो जीवन रक्षक चीजें हैं उनकी सप्लाई अस्पतालों में बढ़ा रही है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह है जिससे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में इलाज में भी बेहतरी आ रही है। हालांकि अगर हम देखें तो लगातार प्रयास किए गए हैं, जहां सभी जिला अस्पताल पर अपने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही साथ सभी सीएचसीज पर भी
20-20 ऑक्सीजन के लिए जो कॉन्सेंट्रेटर लगाए जाएंगे, ताकि कहीं ना कहीं उनसे जो मरीज जिनको हल्की फुल्की दिक्कतें हैं उनको वहां पर इलाज सीएससी लेवल पर ही दिया जा सके। और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां पर कोशिश की जा रही उनका खुद का जनरेशन प्लांट हो, जिससे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन को लेकर कहीं कोई समस्या ना रहे। इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से काम हो रहा है, चाहे वो जी। आबकारी विभाग हो या उत्तर प्रदेश का गन्ना विभाग, वो भी प्रत्येक जिले में 3-3, 4-4 सीएससी को अपने बल पर ले रहा है। और जहां पर उनकी तरफ से यह व्यवस्था की जा रही है कि वहां पर करीब 35 से 45 बेड तक ऑक्सीजन की व्यवस्था इन संस्थानों की तरफ से प्रत्येक जिले में सभी 75 जिलों में की जाएगी, जिसको लेकर अस्पतालों का चयन भी पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हम इन सारे अगर आंकड़ों को देखें और इन सारे प्रयासों को देखें तो यह बताता है कि किस तरीके से उत्तर जी, प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें, ऑक्सीजन की सप्लाई में बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश में लगातार पिछले एक सप्ताह से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिल रही है ऑक्सीजन की कमी को लेकर। और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि खबर ये है कि अभी नहीं होंगे ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने ये ऐलान किया है। कोरोना संक्रमण को लेकर अभी ये दोनों चुनाव नहीं होंगे, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी शुरू हो गई थी, यानी कि जो प्रत्याशी मैदान में दिख रहे थे, फिलहाल इस पर विराम लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पंचायती राज मंत्री ने ये ऐलान किया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए फिलहाल ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव अभी नहीं कराए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने यह ऐलान किया है। और कोरोना काल में यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो वोटिंग हुई, वोटिंग के बाद जो काउंटिंग हुई और उसमें देखने को मिला कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और ऐसे में जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें पंचायती राज मंत्री ने यह ऐलान किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव इस वक्त जो तस्वीरें वहां है, जो हालात हैं, उस हालात में नहीं होंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित अवधि में ग्राम सभा के प्रधान, ग्राम सभा के सदस्य, क्षेत्र पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्यों के चुनाव हो गए, उनकी मतगणना हो गई। अब केवल प्रधानों को शपथ का और उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि निर्धारित होनी है। इसके अलावा अगले चरण में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी कुछ समाचार पत्रों में, अलग अलग चैनलों में कुछ जिला पंचायतों के, क्षेत्र पंचायतों के सदस्य प्रमुखों का, जिला पंचायत अध्यक्ष का तिथियां निर्धारित की गई दिखा रहे हैं। मेरा कहना है कि सरकार की प्राथमिकताओं में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम पूरी सरकार का तंत्र सक्रियता के साथ लोगों के जान माल की सुरक्षा में लगा है। और अभी चुनाव की बातें भ्रामक हैं, कोई इस तरह की अभी सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है और ना ही कोई तिथि इस तरह की निर्धारित की गई है। अभी केवल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने में पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर काम कर रही है। हमारे लिए लोकतंत्र है, चुनाव भी जरूरी है, लेकिन लोगों के जान माल, उनकी सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव अभी नहीं कराए जाएंगे। खबर प्रयागराज से, जहां पर न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनू नाम के इस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोनू के पास से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और इसके बाद कार्रवाई हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, इसके बाद प्रशासन ने इस पर एक्शन लिया और हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि खबर प्रयागराज से है, जहां पर खबर का असर हुआ है और हर्ष फायरिंग करना यानी कि कानूनन जुर्म है और इस मामले में हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया गया। आलोक मालवीय जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कार्रवाई हुई है इस मामले में? जी देखिए, जिस तरह से संगम नगरी प्रयागराज में न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है,
कि मेजा इलाके का ये पूरा मामला है। इसमें जो है एक सोनू नाम का शख्स है जो कि अवैध असलहे के साथ फायरिंग कर रहा था, जिस खबर को प्रमुखता से न्यूज वन इंडिया ने दिखाया और दिखाने के साथ ही आगाह भी किया कि इस तरह से अगर जो प्रत्याशी समर्थक हैं वो किसी तरह से भीड़ लगाते हैं या अवैध असलहे से फायरिंग करते हैं तो इससे काफी बुरा असर समाज पर पड़ता है, जिसको लेकर प्रशासन हरकत में आया है और एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने तुरंत एक्शन करते हुए इस जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि खबर का असर हुआ है और हर्ष फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायबरेली से खबर है जहां पर चुनावी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। आपको बता दें कि खबर रायबरेली से है जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। चुनावी रंजिश के कारण यह मारपीट हुई है। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं और ये तस्वीर आप देख लीजिए, दो पक्षों में मारपीट हो रही है। चुनावी रंजिश के कारण यह मारपीट हुई और काफी देर तक चलता रहा। दोनों तरफ से लाठी डंडे चलाए गए। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग सभी इसमें जख्मी हुए और देखिए किस तरीके से बेरहमी से एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग वैसे ही परेशान हैं, कब कौन बीमार हो जाए, कब किसकी जान चली जाए, लेकिन वैसे ही लोग जान लेने पर उतारू हैं। किस कदर से एक दूसरे पर लाठियां बरसा रहे हैं, तस्वीरों में आप देखिए। और पूरे सभी के सभी लोग जो लाठी बरसाने के लिए यानी घर से निकल पड़े और जमकर मारपीट हुई। काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। रायबरेली से ये तस्वीर सामने आई है। एक बार आपको फिर से बता दें, खबर रायबरेली से है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर सिर्फ न्यूज वन इंडिया पर, जहां पर चुनावी रंजिश के कारण दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। गदागंज थाना क्षेत्र का यह मामला है और खबर हरदोई से है जहां पर चुनावी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। आपको बता दें कि झगड़े की शिकायत दर्ज कराने थाना पहुंचे पीड़ित पक्ष। थानेदार अमरजीत सिंह ने पीड़ित पक्ष के साथ की बदसलूकी। तहरीर देने गए पीड़ितों को ही गाली देने लगे। थानेदार अमरजीत सिंह की बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। माधोगंज थाना क्षेत्र के छेदापुरवा का यह मामला है। इलेक्शन में जो प्रधान जीता है वही लड़ाई करवा रहा है और हम लोगों को बहुत बुरी तरह मारा पीटा, हमारे घर पे चढ़ के। और मैं माधोगंज के पास में छेदापुरवा है उसी गांव का रहने वाला हूं। मेरा नाम छोटू है और मुझे लोगों को बहुत मारा पीटा गया है। जब मैं शिकायत लेके थाने में गया, थाने दरोगा साहब ने मुझे गंदी गंदी गाली दी और मेरे पापा को भी और मम्मी को भी बहुत गंदी गंदी गाली। लड़की है मेरे लड़की की कल शादी भी है, उसमें झगड़ा मेरे गेट पे चढ़ के करने के कहीं शादी नहीं होने देंगे, झगड़ा करेंगे। तो मैं लोग बोले नहीं मैं कहीं शादी हुई जा। झगड़ा पहले तुम बताओ ना, झगड़ा पहले हुआ कि यानी एक पक्ष जो पुलिस स्टेशन पहुंचे थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, लेकिन बदसलूकी कर उसे वापस कर दिया गया। गाड़ी चलाया, गाड़ी लेके एकदम से आया। और नसीम खान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नसीम, पूरा मामला बताइए विस्तार से। देखिए मैं आपको बता दूं, हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे बरसे हैं। वहां पे एक पक्ष को काफी गंभीर चोटें भी आई हैं और करीब 5 से 6 लोगों में गंभीर चोटें आई हैं, जो कि वो इलाज के लिए पुलिस ने उनको जो है अस्पताल भेजा था। वहीं पे पुलिस के द्वारा जो है अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया है। वीडियो वायरल में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि इंस्पेक्टर साहब किस तरह से जो एक शिकायत करता अगर अपनी शिकायत लेकर के वहाँ थाना पे पहुंचता है तो शिकायत करता है कि शिकायत सुनी जाए, ना कि थाना अध्यक्ष के द्वारा इस तरह से अभद्र भाषा का या गाली गलौज का कोई बात की जाए। लेकिन वहीं पे पूरा आरोप लगाते हुए जो एक पक्ष है पूरी तरह ये कह रहा है कि मुझे मेरे माँ को, भाई को, सबको गाली गलौज करते इंस्पेक्टर दिए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको एक बार फिर से बता दें, मामला हरदोई का है जहां पर दो पक्षों में मारपीट हुई थी। कुशीनगर से खबर है जहां कुशीनगर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। एक युवक को बुरी तरीके से पीटा गया है। जमीनी विवाद के कारण युवक को पीटा गया है। पीड़ित युवक ने दबंगों के खिलाफ तहरीर दी है। तहरीर के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
कहाँ खा बोलो खैरवा के तो मैं रास्ते में से उठा ले गेला से कहाँ लगे लसो ले कोठी के जंगल में ले जाता ना से का करे मुंगावे खातिर का कहलो सन बहुत लोग पर्ची लागल बा पर्ची लागल बा मरले बड़ा सा कौन मरले बा शहीदा बा छोटा बा और शहीदा बा अखिल महान और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही।